मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004। नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं, आतंकी भी बिंदास हैं, क्योंकि सज्जन मौन है। सज्जनता की चुप्पी छोड़, बेखौफ होकर मुंह तो खोल। बिंदास बोल, हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। कट्टरता किसी भी समाज के लिए घातक होती है, ये हम सभी जानते हैं। बावजूद इसके कट्टरपंथी तत्व हर समाज में होते हैं, लेकिन समाज में अगर इन्हीं कट्टरपंथी तत्वों की बहुलता हो जाए तो उस समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। कट्टरता किसी भी तरह की हो, किसी भी विचारधारा को लेकर हो, वो मानवता के लिए घातक होती है। केरल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे कट्टरता की श्रेणी में रखा जा सकता है। केरल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कट्टरता किस तरह से सिस्टम को प्रभावित कर रही है, किस तरह से समाज को खोखला कर रही है। इस्लामिक कट्टरपंथ हमें केरल में दिखाई दे रहा है और आज विशेष की इस विशेष प्रस्तुति में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। केरल भारत का पहला राज्य जिसे 100% साक्षरता दर से जाना जाता है। अपने प्राकृतिक सुंदरताओं से विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाले केरल में आजकल धार्मिक उन्माद की आग जल रही है। ऐसा आग जिसको हवा 7 समुंदर पार से मिलती है। केरल में अरब देशों से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों की इनकम बढ़ाने में काफी हद तक खाड़ी देशों के इकोनॉमिक बूम का योगदान है, लेकिन पिछले 4 दशकों के दौरान बढ़ी इस ताकत के कुछ नेगेटिव पहलू भी सामने आ रहे हैं। इससे समुदाय के कुछ लोगों में कट्टरता को भी हवा मिली है। पिछले कुछ दशकों से केरल की आबो हवा में कट्टरता का जहर घोला जा रहा है। आज केरल में धर्म के नाम पर हिंदू समुदाय को अपने घरों से बेघर किया जा रहा है। केरल में हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि हिंदू लोग मुस्लिम बहुल इलाकों से पलायन कर रहे हैं। मलप्पुरम और मलाबार से कई परिवारों को भागना पड़ा। दारुल इस्लाम बनाने के लिए जगहें खाली होती जा रही हैं। 580 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा के किनारे बसे गांवों में हिंदुओं के जातीय सफाई की बाकायदा शुरुआत की जा चुकी है। पोन्नानी से बेपूर तक के 65 किलोमीटर इलाके में एक भी हिंदू मछुआरा नहीं मिलता। सबके सब या तो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या इलाका छोड़कर भाग चुके हैं।
केरल की इस स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मुरारी शरण शुक्ल, स्वतंत्र पत्रकार। स्वागत है आपका मुरारी जी। हमारे साथ हैं इरफान साहब, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ हैं वाजपेयी जी, शेष नारायण वाजपेयी जी, सनातन विचारक हैं, बहुत स्वागत आपका वाजपेयी जी। सबसे पहला प्रश्न तो मैं वाजपेयी जी आपसे ही करूंगा। आप सनातन धर्म के विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। ये स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि धर्म परिवर्तन हो रहा है केरल? कहाँ कहाँ चूक हो गई? पहली चूक ये है कि जो हिंदू समुदाय है ये हमेशा से असंगठित है और हर जगह है। ये केवल केरल की समस्या नहीं, हर जगह की स्थिति है कि हिंदू समुदाय असंगठित होने के कारण, और वहाँ संख्या काफी कम है और जो है वो असंगठित है। उधर चाहे ईसाई समुदाय हो चाहे इस्लामिक समुदाय हो, एक तो इन्हें 7 समुद्र पार से सहायता मिलती है और वो मिलती ही इसी कारण से है कि हमें अपनी संख्या बढ़ानी है। वो तो खैर ठीक बात है, अगर स्वेच्छा धर्म परिवर्तन हो बात अलग है, लेकिन दबाव जनित जो धर्म परिवर्तन है और इसीलिए जो विदेशी पैसा आता है, इसमें हिंदू समुदाय को संगठित होकर अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं का साथ दे रहा है। और यहाँ से केंद्र तक सच्चाई ये है कि यदि हिंदू समुदाय की, हिंदू धर्म की, हिंदू मंदिरों की कोई बात की जाए तो वो धर्म सापेक्षता आ जाती है, वो सांप्रदायिक हो जाता है। और यदि इस्लामिक या ईसाइयत की कोई भी बात आती है, वो कितना भी बड़ा पक्ष लिया जाए उसे धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी यही माना जाता है। ये सरकार का हिंदू धर्म के प्रति रवैया है, पक्षपात पूर्ण भावना है, ये सबसे बड़ी कारण है इस संदर्भ में। ये कौन सी सरकार? केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का भी, और हर सरकार की स्थिति ये है। अभी नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में नीतीश कुमार जी ने जो कहा, नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्यक्ष रूप से किसी भी समुदाय संप्रदाय को ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है। जिस संदर्भ में उन्हें आरोपित किया जा रहा है उसमें भी अगर न्यायालयी व्यवस्था उस पर काम कर रही तो किसी को दोषी सिद्ध करने का हक नहीं। इसी तरीके मैं ये कहता हूं, अगर हिंदू धर्म की कोई बात करता है, चाहे मोदी जी हो या बीजेपी की सरकार कहीं है, तो उसे ये कैसे मान लिया जाता है सांप्रदायिक है? मुझे प्रश्न ये है मेरा कि क्या इसमें हिंदू समुदाय के लोगों की खुद की कोई कमजोरियां नहीं है? ये जो असंगठित है ये खुद की कमजोरी है हिंदू समुदाय के। दूसरा, हिंदू समुदाय शिक्षा पर निजी रूप से कोई खास ध्यान नहीं दे पाता। जैसे इस्लामिक है, उन्होंने मदरसों के माध्यम से अपने को आगे बढ़ाया, पैसा आता है मदरसों में, मदरसों के माध्यम से समाज में अपनी संख्या बढ़ाई, अपने को संगठित किया है, ये व्यवस्था है। और वही सिर्फ एक कारण आप देखते हैं कि संगठित नहीं है हिंदू समाज? हाँ, संगठित नहीं है। मुरारी जी आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू समाज का संगठित नहीं होना एक विषय तो है, किंतु हिंदू समाज की सबसे बड़ी मजबूती यानी उसका स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी कमी हिंदू समाज का सज्जन प्रवृत्ति का होना है। हिंदू समाज हमेशा से सभी समुदाय के लोगों को अपने में समाविष्ट करने की भावना रखता है, सबके बारे में सहृदयता रखता है और सबके सह अस्तित्व में विश्वास करता है। और इस समाज की इसी भावना को उसकी कमजोरी बनाकर कई लोग इसका गलत लाभ उठाते हैं और इसी प्रकार का लाभ उठाने का प्रयत्न केरल में हो रहा है। सज्जनता और कायरता में अंतर होता है। हाँ, हिंदू समाज कायर नहीं है किंतु वह सज्जन है और इसीलिए वह सबको अपने समाज जीवन में स्थान देने का प्रारंभ से पक्षधर रहा है। और इसके इस भावना को, इस उदात्त भावना को ही कुछ कट्टरपंथी तत्व जो अलग संप्रदायों के हैं, जो इस सर्वसमावेशी स्वभाव को शायद स्वीकार नहीं करते, वो हिंदुओं की इस कमजोरी को मतलब हिंदुओं की उदात्तता को कमजोरी बनाकर उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या पूरे का पूरा संप्रदाय ही कट्टरपंथी है केरल का? आप ये कहना चाह रहे हैं हिंदुओं से जो अलग संप्रदाय है वहां पे? नहीं, हिंदुओं से पूरा संप्रदाय कट्टरपंथी नहीं है। मैं संपूर्ण इस्लाम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किंतु जो इस्लामी कट्टरपंथी लोग हैं, मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया है कि इस्लाम के अंदर जो मुल्ले मौलवी मस्जिदों में जा जाकर तकरीरें करते हैं, प्रायः कुरान को भी ठीक से नहीं समझने वाले होते हैं, कुरान को भी ठीक से नहीं पढ़ने वाले होते हैं और इस्लाम की समझ तो उनकी बहुत संकुचित होती है। वह केवल और केवल 2, 3, 4 मुद्दों पर ही फोकस करके मस्जिदों में नमाज अदा करने आने वाले सभी मुसलमानों को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। यह एक प्रकार से भारत के संविधान में वर्णित
पंथ निरपेक्षता की भावना पर सीधा सीधा कुठाराघात है और इस संविधान के भावनाओं के उल्लंघन के दोषी होने के कारण ऐसे तत्वों को पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इरफान साहब, क्या ऐसा इस वजह से है क्योंकि एक तो आप बीजेपी को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी की कभी वहां पे हुकूमत नहीं बनी, बीजेपी तकरीबन साफ है केरल में से, और वहां पे जो ये बात कही जा रही है कि वहां पर जो दूसरे समुदाय हैं, मतलब कि हिंदू समुदाय से अलग जो दूसरे समुदाय हैं, चाहे वो ईसाई समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, उनके अंदर जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो वहां पर हावी हो रहे हैं और उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है रोक नहीं पा रही है अलग अलग कारणों से। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, बीइंग ए मुस्लिम, कि जो कट्टरता है उसका इस्लाम में कोई दूर दूर तक स्थान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए नहीं है कि इस्लाम जो है वो परस्पर सद्भावना और भाईचारे, एक से दूसरे को जोड़ने और भाईचारे का नाम जो है वो इस्लाम धर्म है जी। ये तो कुछ अलग तरीके के आदमी उसमें आकर अपने अलग तरीके की उसकी व्याख्या करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसकी बिल्कुल भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। जैसे अभी आप कल या परसों आपने देखा होगा, पाकिस्तान में एक संस्था है, उन्होंने जो सिर्फ पाकिस्तान में तालिबान है उसके लिए उन्होंने फतवा जारी कराया कि भाई ये इस्लाम को मानने वाले हो ही नहीं सकते। जी जी। जो आदमी किसी आदमी का कत्ल करे वो इस्लाम का मानने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत क्लियर कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है। एक तरफ जो आप पैसों की बात कर रहे हो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, कुरान शरीफ में भी और अहादीस में भी बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, हर सूरत में लिखा हुआ है कि खुले हाथ से जो है नी, जो आपके पास धन है उसको गरीबों पर और उस पर खर्च करिए। कहीं भी जोड़ने के बारे में आपको किसी भी कुरान शरीफ की आयत में नहीं मिलेगा, अहादीस में नहीं मिलेगा। तो पैसा जोड़ने के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल जो उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्डिंग बनाने का भी कोई कंसेप्ट जो इस्लाम में नहीं है। उसमें तो ये होता है कि आप पर अगर पैसे हैं, मेहनत के, मजदूरी के, ईमानदारी के, हलाल रोजी अगर आपने कमाई है उसमें से बचाइए और गरीबों पर और अपने पड़ोसी पर खर्च करिए। उसमें पड़ोसी का ये मतलब नहीं है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, कोई भी हो सकता है। आपकी उससे दीवार अगर लगी हुई है तो वो कोई भी हो सकता है। वो मुरारी जी भी हो सकते हैं, वाजपेयी जी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बहुत क्लियर ये आपको बताऊं कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर है। इसको कुछ लोगों ने इतना उसको जो गूढ़ बना दिया है, कुछ लोग नहीं रह गए इरफान साहब। अब ये कुछ लोग कहाँ रह गए? अब जो स्थिति है वो माइनॉरिटी वहां पे दिखाई नहीं दे रही है ऐसे लोगों की। अगर ये माइनॉरिटी में होते तो इनकी चलती नहीं वहां पे। ये टोटली जो वहां पर दो गठबंधन है, वहां वोट पॉलिटिक्स होती है केरल में। एक एलडीएफ है, एक यूडीएफ है। एक का नेतृत्व जो कम्युनिस्ट पार्टी करते हैं, एक का नेतृत्व कांग्रेस करती है। तो जब कांग्रेस आती है तो वो इस तरीके का मैनिफेस्टो लेकर आती है जो उससे थोड़ी बहुत कट्टरता बढ़ती है, और उसके बाद में उसके बदल के लिए जो फिर कम्युनिस्ट पार्टियां आती हैं तो वो उससे बिल्कुल अलग ही तरीके का लेकर आती हैं। तो उन दोनों की राजनीति की वजह से ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है ये उसका परिणाम है। अगर वहां सही तरीके से, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो कोई इस तरीके का वहां ना कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है और सब मिलकर वहां आराम से परस्पर और सद्भावना के साथ रह सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। इरफान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे जो दोनों मुख्य गठबंधन हैं, चाहे वो यूडीएफ है चाहे वो एलडीएफ है, वो ऐसे कट्टरपंथी तत्वों को पोषण दे रहे हैं वहां पे? बिल्कुल दे रहे हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल जो है नहीं आगे बढ़ाता हूँ। वो दोनों गठबंधन ही इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो हमारे और भी तो मतलब पूरे देश के, मेरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुस्लिम जो खलीज ममालिक में गए हुए हैं और बड़े आराम से मतलब यहाँ पे उनका परिवार जीवन व्यतीत कर रहा है। कहीं किसी तरीके की कोई बात नहीं है। मेरी बराबर में अगर मुरारी जी रहते हैं तो हम दोनों बिल्कुल छोटे भाई और बड़े भाई की तरीके होना भी यही चाहिए, आदर्श भाव। तो मैं तो अब बहुत एक ऐसा आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो हिंदू है वो इतने बिल्कुल रोल जो बड़े भाई का करते हैं और मुस्लिम उनके साथ छोटे भाई का करते हैं। तो अगर हम दोनों मिलकर ये सब काम करेंगे तो हमारा देश तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस वाले और लेफ्ट वाले ये नहीं चाहते कि यहाँ का मुसलमान जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, आपस में पारस्परिक उनके जो है संबंध हो, वो तो उनको दूर ही रखना चाहते हैं। अगर दूर रहेंगे तो उनको वोट मिलता है, अगर साथ मिल जाएंगे तो वोट ही नहीं मिलता। इरफान साहब, मैं आपको बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल गुजरात का देना चाहता हूँ। वहां आज की तारीख में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी वहां पूरे गुजराती सब मिलकर रहते हैं, उसका विकास हो रहा है। बिल्कुल दंगा मुक्त गुजरात है। लेकिन साक्षरता के मामले में केरल गुजरात से कहीं आगे है। बिल्कुल, इस पर आपकी टिप्पणी लूंगा। और जो आपने पढ़ाई लिखाई की बात की कि पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको बरगलाया जाता है, ये बात केरल में कैसे लग सकती है जबकि वहां पर देश में सबसे ज्यादा साक्षर मैं आता हूं आपके पास। एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। चर्चा बहुत रोचक दौर में है, कुछ ऐसे सवाल है जिनका उत्तर जानना निहायत जरूरी। इस छोटे से ब्रेक के बाद
जानते हैं जिस स्थान पे गाय का निवास होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में जूस लाइव फुल ऑन। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाफ हाफ। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। तुझे के लिए कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। गाय ही एक ऐसा पशु है जो केवल ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। की फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम। सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। रफ्तार के दौर में रह न जाए कोई खबर, इसलिए देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज आपकी खबर। अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षित न होने के अभाव में किसी को बरगलाया जा सकता है, उसकी विचारधारा बदली जा सकती है, उसे विनाश के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। लेकिन केरल में ऐसे कट्टरपंथी तत्व क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तब जबकि केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे हम इस रिपोर्ट को देखने के बाद। कभी गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाने वाला देवताओं का प्रदेश केरल, जो आज जिहादी आतंकियों और एवेंजेलिकल मिशनरियों की गिरफ्त में आधा इस्लामी और ईसाई बन चुका है, शिक्षित होने के बावजूद अपराध में देश भर में पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि केरल में ओसामा बिन लादेन को श्रद्धांजलि देने का मामला भी सामने आया था और इसी केरल में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा एक ईसाई शिक्षक के हाथ काटे जा चुके हैं, क्योंकि उसने परीक्षा में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करता प्रश्न पूछा था। इसी केरल के एक नेता खुलेआम कैमरे पर बोल चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवा दी। केरल में बारी बारी से कांग्रेस, मुस्लिम लीग की और वामपंथियों की सरकारें आती रहीं और अपराध में वो सपा बसपा के राज वाले उत्तर प्रदेश और भारत की रेप कैपिटल दिल्ली से भी आगे निकल चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2010 तक ही केरल की अपराध दर 424.1 है, जो राष्ट्रीय औसत 189.8 के दोगुने से भी अधिक है। केरल में कोच्चि की अपराध दर 1879.7 है, जो देश के अन्य शहरों के औसत 341.9 की तुलना में 5 गुने से भी अधिक है। केरल में 2009 के बाद अपराधों में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। दंगों और आगजनी में भी केरल सबसे आगे है। इसका स्कोर 26 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.4 है। तो केरल को गॉड्स ओन कंट्री यानी कि ईश्वर का खुद का साम्राज्य कहा जाता था। वहां की हम बात कर रहे हैं जहां पर 200 गुना अपराध बढ़ गए हैं। ईश्वर के इस राज्य में ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा साक्षर हैं? शीश नारायण वाजपेयी जी, ऐसा क्यों हुआ? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी आपने देखा
कि सबसे ज़्यादा वहाँ जो इस्लामिक धर्म की व्यवस्था है और जो ईसाई धर्म की व्यवस्था है, यदि उसमें, मैं सभी धर्मावलंबियों को के लिए ये बात नहीं कहता, लेकिन ये है कि जिनकी बहुतायत है, यदि वो इस तरीके का आचरण करते हैं कि किसी उन्माद के तहत, किसी इस प्रकार के षड्यंत्र के तहत समाज में कोई दुर्भावना फैलाते हैं, तो धर्म ही अपराध पर नियंत्रण करता है। और जब धर्म का ही स्वरूप इस तरीके से विकृत कर दिया जाए तो फिर समाज की स्थिति इस रूप में बनती है। अभी आदरणीय इरफान साहब ने जैसा कहा कि कोई भी धर्म, इस्लाम भी किसी के लिए ऐसी इजाजत नहीं देता कि वो परस्पर दुर्भावना पैदा करे। धर्म का अर्थ ही संस्कृत में कहा गया ध्रियते अनेनेति धर्म, जिससे समाज को धारण किया जाए वो धर्म है। समाज को तोड़ा जाए, समाज को नष्ट किया जाए वो धर्म नहीं है। आदरणीय शुक्ल जी अभी कह रहे थे एक बात कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की, ये सच है। आज भी मैं कह सकता हूं कि हिंदू धर्म के कई बड़े ग्रंथों में इस्लाम धर्म के कई शब्दों को सम्मान सहित स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ महर्षि पाणिनि जी ने जिस सूत्र से व्याकरण में श्री राम शब्द सिद्ध किया है, कृष्ण शब्द सिद्ध किया है, वही लिख दिया पाणिनि से जो सिद्धांत कौमुदी है कि एवमेव अम्ब अक अल्लादयः, इसी प्रकार से अम्ब अक और अल्लादी शब्द हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ ज्योतिष के ग्रंथ हैं, ताजिंग नीलकंठी, रमन लौरत्नम आदि, जहां पर 16 और 52 शक्लें उर्दू की संग्रहित की गई। तो पहले हमारे यहाँ सभी धर्म समभावना से काम करते थे। आज केवल संभावना की बात हो रही है और वस्तुतः ये जो दुर्भावना परोसी जा रही है बहुत घातक है समाज के लिए। क्या 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 शुक्ला जी, क्या ये समझा जाए कि कट्टरता फैलाकर लोग राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं केरल में? जी, ये केरल के मामले में बिल्कुल ही प्रासंगिक है। मैं एक व्यक्ति का नाम कोट करूंगा, अब्दुल नासिर मदनी। उसने इस्लामिक सेवक संघ नाम का संगठन बनाकर पिछले 40 सालों से केरल की धरती को रक्त रंजित करने के निरंतर प्रयत्न किए और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों के राजनेताओं का कभी साहस नहीं हुआ अब्दुल नासिर मदनी के गिरेबान में हाथ डालने का। यह उस व्यक्ति के राजनीतिक कद का परिचायक है कि उसने किस प्रकार का प्रभाव बनाया। अब्दुल नासिर मदनी के खुद बम बांधते हुए, खुद जब बम बांध रहा था, यह बात अखबारों में, पत्रिकाओं में तमाम छपी है, और उस बम बांधने के क्रम में वो बम ब्लास्ट हुआ और उसके खुद के पैर टूट गए। आज वो व्यक्ति व्हील चेयर पर भी रहकर और वहां की जनता के खिलाफ, वहां के कानून व्यवस्था के खिलाफ, वहां की तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ आग उगलता रहता है और वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का कार्य करता है। मैं पूछता हूं, इस प्रकार के सांप्रदायिक व्यक्तियों को खुले में सांड की तरह क्यों छोड़ रखा है? ऐसे लोगों को सजा देने की बात क्यों नहीं करते हमारे यहाँ के राजनेता, जबकि छोटी छोटी बातों को मोहरा बना बनाकर जनता की भावनाओं को आहत करते हुए कहीं ना कहीं हमारे देश के राजनेता भी सांप्रदायिक ये धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल खेलते हुए, धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल खेलते हुए देश की सहिष्णु आत्मा पर आघात करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है देश की कि हमारे राजनेता भी गजब के चीजों को न समझने वाले और मूर्खता की हद तक जाने वाली मानसिकता के हो गए हैं। इन सब बातों से हमें निजात पाने की आवश्यकता है यदि हमें आने वाले समय में भारत को एक बहुत ही अग्रिम पंक्ति में, विकसित देशों के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। कारण इन सब बातों से निजात पाए बिना, इन सब बातों से पार पाए बिना हम ये हासिल नहीं कर, ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं, फिर इरफान साहब से कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर लेते हैं इस रिपोर्ट के बाद। विदेशों से आया पैसा यानी पेट्रो डॉलर ने केरल में हिंदू मुस्लिम के बीच आर्थिक खाई को बहुत चौड़ा कर दिया है। खाड़ी से आए हुए हवाला धन के कारण यहाँ कई जिलों में 70% से अधिक जमीन की रजिस्ट्रियां मुसलमानों के नाम हुई हैं और हिंदू गरीब होते जा रहे हैं। पैसा कमाकर लाना और जमीन खरीदना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कट्टर मानसिकता से ग्रस्त होकर एक ही इलाके में खास बस्तियां बनाना निश्चित तौर पर स्वस्थ मानसिकता नहीं कही जा सकती। और उस खास इलाके के लिए किसी धर्म के लोगों को भगाया जाना, जो नहीं गए उस पर तरह तरह के होने वाले जुल्म कहीं न कहीं गंभीर स्थिति को बयान करते हैं। यहाँ तक कि जमीन के इन सौदों में मध्यस्थ की भूमिका भी एक खास तरह के लोग ही निभा रहे हैं।
और इसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों में आर्थिक समीकरण बहुत गड़बड़ा गए हैं। सदियों से हिंदू गाय को माता के रूप में पूजते आए हैं, लेकिन भारत में केरल ही एक राज्य ऐसा है जिसने गोवंश के वध की आधिकारिक अनुशंसा की है। सन 2002 के केरल सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष 5 लाख गायों का वध किया गया और 2,49,000 टन का गोमांस निर्यात किया गया, जबकि असली आंकड़े निश्चित तौर पर और भी भयावह होते हैं। भले ही मेडिकल साइंस इसके खतरों के प्रति आगाह कर रहा हो, भले ही हिंदू धर्माचार्य और हिंदू नेता इसका विरोध करते हो, लेकिन केरल के किसी भी मुस्लिम नेता ने कभी भी इस गोवध का खुलकर विरोध नहीं किया। केरल के सांस्कृतिक तालिबानीकरण की शुरुआत तो 1970 में ही हो चुकी थी, जब केरल के सरकारी स्कूल के यूथ फेस्टिवल में मोपला गीत और मरगम कल्ली को एक प्रतियोगिता के तौर पर शामिल किया गया था। आपको बता दें कि मोपला गीत मुस्लिम और मरगम कल्ली ईसाई गीत है। इन सब के बीच हिंदुओं की एक कला कोल कल्ली का यूनिफॉर्म बदलकर हरी लुंगी, बेल्ट और बनियान कर दिया गया। अंततः इस आयोजन से सारे हिंदू छात्र धीरे धीरे दूर होते गए। 1960 तक कुल मुस्लिम आबादी की 10% बुजुर्ग महिलाएं पर्दा रखती थीं, जबकि आज 31% नौजवान लड़कियां पर्दा रखती हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मुस्लिम लड़कियों में कट्टरता बढ़ रही है या कट्टरता उन पर थोपी जा रही है। वजह जो भी हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। आलोक झा की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीजेपी नेता इरफान हमारे साथ हैं और वो कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई या शिक्षा दीक्षा की कमी की वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। तो इरफान साहब, केरल देश का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? विजय देव जी, मैं एक आपको बहुत बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। या जहाँ पर बिल्कुल ही बगैर पढ़ा लिखा आदमी होगा, या तो वो किसी के बहकावे में आके कट्टर हो सकता है, या कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा अगर आदमी होगा तो वो भी उस राह पर जा सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सैंपल सर्वे इसके आए पिछले दिनों, उनमें भी ये बात साबित हुई कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आदमी पढ़ा लिखा होगा तो वो कट्टरवाद की तरफ जा सकता है, ये एकदम इलिटरेट आदमी जा सकता है। तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गए केरल के लोग? बिल्कुल, वहाँ के आदमी तो कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। आप मतलब जो आप अपने सर्वे में दिखाई रहे थे रिपोर्ट, तो उससे तो ये मेरे तो ज़्यादा पढ़ना लिखना भी घातक है? आप ये मैं घातक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। घातक तो इसलिए नहीं कह सकता मैं कि इसका कोई भी अंत नहीं होता पढ़ाई लिखाई का। आदमी मरते दम तक पढ़ सकता है, लेकिन उसका एक रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। क्या रास्ता? जो एक मध्यम वर्ग है। क्या रास्ता? जो एक मध्य मार्ग है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, सबको साथ चलने वाला जो रास्ता है वही इस भारत को आगे पहुंचा सकता है। और जिस तरीके की रिपोर्ट आप केरल की बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है। इस पर जो है जो भारत सरकार है उस पर इसको जांच करनी चाहिए, और जो केरल की सरकार है उसको भी इसमें थोड़ा अपना जो है रद्दोबदल इसलिए करना चाहिए कि खाली वोट ही पॉलिटिक्स नहीं है। हमको पूरे देश को बहुत ही ब्रॉड वे में करके चलना है। अगर हम कहीं 70% रहते हैं तो ये नहीं है कि हम वहाँ कोई दादागिरी करेंगे। हम 5% भी तो रहते हैं, तो हमारे में 95% आदमी भी दादागिरी कर सकते हैं। एक तो हम जो है जी उसको उस तरीके से और उस नजरिए से न देख कर एक बिल्कुल सच्चे और पक्के भारतीय और पक्के मुस्लिम होने के नाते उस चीज पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक बीच का रास्ता हमारे सामने ईमानदार आकलन करने की जरूरत है। और ये भारत भी उसमें जो है मजबूत होगा और हमारे आपस के रिश्ते भी मजबूत होंगे, और सारे भारतवासी बिना किसी भेदभाव के एक विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। देखिए इरफान जी, जैसे बहुत मुसलमानों की बहुत आवश्यकता है इस देश में, किंतु आज परिस्थिति जो ऐसी बनी है, कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी बिल्कुल कट्टरपंथ की राह पर चलने वाले लोग भारत के मुसलमानों में एक ये भावना भरने का प्रयत्न करते हैं कि तुम हिंदू मेजोरिटी के इलाके में नहीं रह सकते, वहां तुम असुरक्षित हो, हिंदू तुम्हें जीने नहीं देगा, हिंदू तुम्हारे पर हमला नहीं करेगा। एक उल्टी सोच उन पर थोपने का जो प्रयत्न होता है, और फिर यह होता है कि तुम एक जगह एक मोहल्ले में अलग होकर रहो, सेपरेशन में रहो, सेक्लूजन में रहो, और इस जब तुम एक साथ मिलकर इस प्रकार से रहोगे, कट्टरता को अपना कर रहोगे, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। ये देश के लिए बहुत ही घातक है। सरकारी एजेंसियों को इस पर बहुत ही कड़ाई से निगरानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। किसी भी प्रकार की कट्टरता, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, देश और समाज के लिए घातक होती है, और वो कोई भी सिस्टम जो कि इस प्रकार की कट्टरता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा हो, वो भी देश और समाज के लिए घातक है। यह हमें विचार करना होगा। जय हिंद।